ये रीजन जो पूरा वेस्टर्न यूपी जो आप 1-2 हफ्ते से घूम रहे हैं, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2014, 2019 जनरल इलेक्शंस में, 2017 के असेंबली इलेक्शंस में भी बीजेपी के साथ रहा। जाट वोट सारे बीजेपी के साथ रहे, लेकिन फार्मर्स प्रोटेस्ट ने यहाँ कुछ बदलाव लाया है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है, एक्सपर्ट्स एनालिस्ट का मानना है। फार्मर्स से आपने बात करी, क्या समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है वहां? मैम, मुद्दों के हिसाब से अगर देखें कि तो 2017 वाली परिस्थितियां इस बार नहीं रहेंगी विधानसभा चुनाव में। 2022 का विधानसभा चुनाव कई मुद्दे हैं। जैसे अगर हम गन्ना बेल्ट की बात करें तो गन्ने का भुगतान एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें बजाज शुगर मिल्स जो हैं उनके बकाया हमें देखने को मिल रहे हैं। चाहे हम मुजफ्फरनगर में थे, शामली में थे, यहाँ तक कि हम थाना भवन जहाँ जो सीट है सुरेश राणा जो गन्ना मंत्री हैं, उनके भी भुगतान की समस्या आई। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, खासकर इस बेल्ट में जहां जहां बजाज मिल्स की जो शुगर मिल्स हैं वहां भुगतान अभी उस तरह से नहीं हुआ, तो वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर यानी सुरक्षा को लेकर एक बड़ी इस बार वोट पड़ सकता है यहाँ पर। इसके अलावा इन सब के अलावा पोलराइजेशन भी एक बड़ी भूमिका निभाएगा मतदान में। क्या बता रहे हैं आपको फार्मर्स वहां पे? कुछ फार्मर्स बोला जा रहा है, मैं सुन रही थी, आपने जिन जिन लोगों से बात कर रहे हो उनकी कुछ बातें समझ में आई। कुछ फार्मर्स बहुत नाराज लग रहे हैं, कुछ लेकिन सारे नहीं, बहुत सारे फार्मर्स लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या बात कर रहे हैं वो लॉ ऑर्डर के बारे में? मैम, लोनी से जब हम बढ़ते हैं बागपत का इलाका शुरू होता है। वो योगेश धामा वहाँ के करंट विधायक हैं और बड़े नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम वहाँ एक किसानों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने हमसे कहा कि देख भाई, अब जंगल में हम लोग, जंगल वहाँ खेत को कहते हैं, तो जंगल में अब हम अपने ट्रैक्टर को, अपनी ट्रॉली को छोड़कर चले जाते हैं, तब भी वो सुरक्षित रहता है। लेकिन पहले ये परिस्थितियां नहीं थी। लेकिन कुछ और भाई, ये एक तो सुरक्षा का मामला था कि जो किसानों ने कहा कि हाँ सुरक्षा तो है कि सरकार में हम सुरक्षित हैं और तमाम बेहतर चीजें उन्होंने कहा। जैसे मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में हम जब गए थे, उन्होंने कहा कि हम पुरकाजी पहले आते थे, जाते थे जौला नहर से, तो दिक्कत होती थी, शाम के 6 बजे के बाद नहीं आ सकते थे, तो वो था। लेकिन उनका दूसरी तरफ भी ये भी कहना था कि गन्ने का क्योंकि वो गन्ने की 38 वाली फसल लगा रहे हैं, बी38 फसल लगा रहे हैं, उसका उत्पादन तो बढ़ा है। तो उनका कहना है कि जो गन्ने का भुगतान है, सरकार ने कहा था 14 दिन, उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि कानून है तो इस हिसाब से उनको करनी पड़ी, जो भाजपा का मैनिफेस्टो था। लेकिन अभी अगर कहा जाए तो बजाज, जो मैंने पहले कहा कि बजाज मिल्स के साथ दिक्कत है कि उनका भुगतान समय से नहीं हो रहा है। बाकी मिल्स की स्थिति थोड़ी बेहतर है और मतलब 1 महीने का, 1.5 महीने का भुगतान, कहीं 20 दिन का भुगतान ये बचा है। तो इस तरह का एक मसला है। दूसरा बिजली का, यानी कि जो बिजली के रेट है, क्योंकि ये पूरा इलाका हरियाणा से सटा हुआ है, तो हरियाणा में बिजली का रेट क्या है और यहाँ का क्या क्या रेट है, उसका तुलना करते हैं, क्योंकि लोगों की रिश्तेदारी, रिलेटिव्स वगैरह वहां भी है, तो चर्चा करते हैं। तो बिजली का जो कार्ड खेला गया था अखिलेश यादव की तरफ से, उसका इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि बिजली, क्योंकि जो भी फार्मर्स हैं, बिजली खेतों के लिए पानी चाहिए तो उसका उपयोग कर रहे हैं। तो बिजली बिल्स को लेकर एक बड़ा मुद्दा दिखा कि बिजली का भुगतान किस तरह से हो रहा है और उसके बिल्स के कितने प्रति यूनिट कितना रुपया देना पड़ रहा है, क्या परिस्थितियां उसका। इसके अलावा जो गन्ना किसान नहीं है, उनका कहना है कि डाई हो, यूरिया हो, इनके रेट्स को लेकर उन्होंने कई प्रश्न खड़े किए हैं कि डाई की कीमत कितनी है, यूरिया की कीमत कितनी है, जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा जा रहा है, उसमें गन्ने का भुगतान, क्योंकि सरकार ने सिर्फ 2 ही बार। नहीं, प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू, खत्म करिए अपनी बात। मैम, ये कह रहा था कि जो उनका कहना है कि जब हम पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाया तो सरकार ने सिर्फ 2 बार ही रेट बढ़ाया गन्ने का। तो उनका कहना है कि गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए, प्रति क्विंटल 350 रुपए जो दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो बढ़ना चाहिए। कुछ किसानों ने कहा कि हमें 500 तक हमें चाहिए, क्योंकि जितनी हम लागत लगा रहे हैं उस हिसाब से बचत नहीं मिल रही। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा, खासकर जब हम गन्ना बेल्ट या इस पूरे इलाके में बात करें, खासकर जहां पहला चरण और दूसरे चरण का जहां चुनाव है, ये पूरा गन्ना का बेल्ट है। और ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा, गन्ना का भुगतान, बिजली का बिल कितने प्रति यूनिट वो लाग रहा है, पेट्रोल डीजल, महंगाई भी इस इलाके में एक बड़ा मुद्दा रहने वाली, खासकर चुनाव की अगर हम बात करें। आपको क्या लग रहा है कि मैं इस गन्ने की मुद्दे पे आऊंगी और मैं इसका क्योंकि ये जो एंगर है गन्ने के प्राइसेस को लेकर, ये नया नहीं है। ये 2017 में भी थोड़ा दिखा था, ये 2019 में भी दिखा था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सारे जो वोट्स थे
वो पड़ गए बीजेपी को, मतलब मेजॉरिटी वोट्स। तो मुझे ये बताइए कि आप जब फार्मर्स से बात कर रहे हैं, अब ठीक है वो मुद्दे बता रहे हैं कि ये मुद्दे हैं, ये मुद्दा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे फार्मर बन के वोट करेंगे या वो बाकी फिर वही जो डाक के तीन पात की एट द एंड ऑफ द डे जब वोट कास्ट करने जाएंगे तो धर्म, कास्ट, ये सब चीजों के ऊपर वोट होगा? आपको क्या मैम लग रहा है? दोनों क्या सभी पार्टियां इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारे यहाँ वोट मुद्दों पर बहुत कम पड़ते हैं और कई बार ये जाति और धार्मिक मामला हो जाता है। यही वजह है कि पोलराइजेशन से लेकर जाति समीकरण बैठाने की सबने कोशिश की है। आप अगर एक एक विधानसभा में देखेंगे तो जाति समीकरण का ध्यान रखा गया है कि किस जाति के इतने मतदाता हैं, उस हिसाब से कैंडिडेट दिए गए। नहीं ये नहीं, सभी वो तो पार्टी के ठीक है, हाल है। ये तो ठीक है, हाँ लेकिन आपको जमीनी हालात क्या समझ में आ रहा है? लोग जो हैं उनसे बात करके आपको पोलराइजेशन लोगों में दिख रहा है क्या अभी? मैम पोलराइजेशन का उतना बड़ा फैक्टर नहीं रहेगा जो तो 2017 का था। 2014 के पहले 17 और 19 में जो दिखा वो वाला नहीं रहेगा। किसान आंदोलन के बाद इस बार जातियों के तौर पर भी मतदाता बड़े एकजुट दिखाई दे रहे हैं, जो इसलिए जाति भी इस बार बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। पोलराइजेशन तो है, इसमें कोई ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से एकदम अब सब कुछ जातीय समीकरण पे बैठाया जा रहा है, नहीं। पोलराइजेशन कई विधानसभाओं में पोलराइजेशन की स्थिति है, लेकिन वहां जातीय समीकरण को भी साधने की जरूरत होगी। सिर्फ पोलराइजेशन के सहारे मेरी जो समझ, जो मैंने समझा, वो नहीं होने वाला, क्योंकि किसान जाति और धर्म दोनों के हिसाब से अपने मत को और उसको सोचकर समझकर आगे बढ़ रहा है।